हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज की वीडियो में शुरू करते हैं 21 जनवरी की करंट अफेयर्स। तो 21 जनवरी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सभी प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न ये है कि योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021, तो ये जो होता है योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021, तो दोस्तों ये 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, और इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन जो कि रहने वाली हैं स्पेन की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो फीमेल सिंगल्स है, फीमेल सिंगल्स इसका जो खिताब है ये कैरोलिना मारिन जो कि स्पेन की रहने वाली हैं, इन्होंने जीता है। और मेल सिंगल्स का जो खिताब है ये जीता है डेनमार्क के रहने वाले, और इनका नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विक्टर एक्सेलसेन। क्या नाम है इनका? विक्टर एक्सेलसेन। इन्होंने जीता है मेन सिंगल्स को, और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। डेनमार्क की बात हो रही है तो ये भी याद रखना कि डेनमार्क को विश्व की गौशाला भी कहा जाता है। स्टडी जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेनमार्क। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में। ये टूर्नामेंट अभी हाल ही में 12 जनवरी से शुरू हुआ था और ये 17 जनवरी तक खेला गया, यानी कि 17 जनवरी को इसका फाइनल खेला गया था। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था, ये भी आपको याद रखना है। और पुरुष श्रेणी के अंतर्गत विक्टर एक्सेलसेन जो कि डेनमार्क के हैं, उन्होंने मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन, की रहने वाले हैं डेनमार्क के। इन्होंने एंगस लांग को हराया है जो कि हांगकांग के प्लेयर हैं, तो ये आपको याद रखना है। और अब बात करेंगे महिला श्रेणी के अंतर्गत, तो कैरोलिना मारिन जो कि स्पेन की रहने वाली हैं, इन्होंने ताइवान की ताई तजुजिंग, क्या नाम है, ताई तजुइंग को हराकर महिला एकल का यानी कि फीमेल सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीता है। कैरोलिना मारिन ये कहाँ की हैं? ये स्पेन की हैं। मेंस डबल्स में ताइवान, अच्छा इसको ऐसे याद रखो कि मेंस डबल जो खेल हुआ इसमें ताइवान ने किसको परास्त किया है? मलेशिया को। तो ताइवान के ली यांग और वांग ची लिन ने मलेशिया के गोह वी सेम और टैन वी कियोंग को हराया, ठीक है। तो मेन सिंगल्स में ताइवान ने जीत हासिल की है मलेशिया पर। और वुमेन्स डबल में इंडोनेशिया की ग्रिसिया पॉली और अप्रियानी रहायू, तो इंडोनेशिया ने किसको पराजित किया है? थाईलैंड को। थाईलैंड के जोंग कोल्फन, किती थराकुल और रविंदा प्रजोंग जई को हराकर डबल्स का खिताब जीता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मेंस डबल में ताइवान ने मलेशिया पर और वुमेन्स डबल में इंडोनेशिया ने थाईलैंड को हराया है। और मिश्रित युगल में क्या हुआ है कि थाईलैंड ने डेकोपोल पुरावरुकरो और सैपसरी तैरा तनाचाई ने इंडोनेशिया के प्रवीण जार्डन और मेल्टी डेवा ओकटावंती को हराया है। तो उसको ऐसे याद रखना कि मिश्रित युगल में थाईलैंड ने इंडोनेशिया पर विजय हासिल की है। तो नाम जो होते हैं ना, जैसे कि हम लोगों को ये बहुत ही टफ लग रहे हैं, तो ऐसे जो विदेशों में लोग होते होंगे उनको इंडियंस के नाम भी काफ़ी टफ लगते हैं। तो ये भाषा का फ़र्क है जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि अदर कंट्रीज़ के जो नेम होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पराक्रम दिवस पहली बार कब मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस, तो दोस्तों अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने इसके बारे में एक अधिसूचना जारी की है कि प्रतिवर्ष अब 23 जनवरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के 125 साल पूरे हुए हैं उनके जन्म के। तो 2021 में पूरे वर्ष अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो होंगे वो आयोजित किए जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है 23 जनवरी को, प्रतिवर्ष ये 23 जनवरी को मनाया जाएगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। तो अब हर साल 23 जनवरी को आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इस वर्ष नेताजी की 125वीं जयंती पर पूरे साल आयोजन किए जाएंगे। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है।
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। हार्बर क्रेन ये बहुत ही हैवी क्रेन होते हैं जो कि बंदरगाहों पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बहुत ही वजनी जो चीज़ें होती हैं उसको यहाँ से उठाया जाता है। तो भारत ने ईरान को कुल 2 यानी कि ऑप्शन ई इसका आंसर होगा 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में 2 मोबाइल हार्बर क्रेन ईरान के चाबहार बंदरगाह को भेजा है। ये क्रेन 2.5 करोड़ डॉलर दैट इज लगभग 185 करोड़ रुपए के हैं। भारत ने 18 जनवरी 2021 को कहा कि उसने 2.5 करोड़ डॉलर से अधिक के एक सौदे में ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन जिसको कहेंगे MSC की आपूर्ति की है। अब दोस्तों भारत और ईरान के बीच जो चाबहार बंदरगाह समझौता हुआ है ये 23 मई 2016 को हुआ था। यह समझौता कुल 8.5 करोड़ डॉलर का है। इसके तहत प्रथम चरण में भारत चाबहार बंदरगाह पर उपकरण को स्थापित करेगा यानी कि उसका मशीनीकरण कर रहा है और उसके बाद वहां की गतिविधियों का संचालन करेगा। जहाजरानी मंत्रालय यह कार्य इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के जरिए कर रहा है। तो जो संस्था ये कार्य कर रही है उसका नाम है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। उन्होंने कहा कि चाबहार एक रणनीतिक बंदरगाह है और इसका भारत के लिए बड़ा महत्व है। तो ये याद रखना कि मनसुख मंडाविया ये हैं हमारे केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री। तो ये भी याद रखना होगा आपको कि परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं, और शिपिंग राज्य मंत्री हैं श्री कृष्ण पाल। क्या नाम है? श्री कृष्ण पाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि 20 से 24 जनवरी तक चलने वाले 5 दिवसीय युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 को, ये जो युद्धाभ्यास है डेजर्ट नाइट ये हो रहा है 2021 में, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है डेजर्ट नाइट 21। तो ये भारत किस देश के साथ आयोजित कर रहा है? तो फ्रेंड्स ये जो तस्वीर है आप पहचान रहे होंगे, ये राफेल की तस्वीर है। और राफेल को हमने कहाँ से खरीदा है? हमने फ्रांस से खरीदा है। राफेल को बनाया किसने है? डसाल्ट एविएशन नामक कंपनी है जिसने राफेल का निर्माण किया है। तो डेजर्ट नाइट 21 ये जो युद्धाभ्यास है वायुसेना का, इसमें भारत की तरफ से भी और फ्रांस की तरफ से भी जो राफेल नामक ये लड़ाकू विमान है दोनों ओर से शामिल किए जा रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बार इसका आयोजन है 2021 में, ये राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान में कहाँ पर? तो इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत जो है वो फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कर रहा है। इसके पहले भारत और फ्रांस ने 2019 में गरुण नामक युद्धाभ्यास किया था। और ये जो युद्धाभ्यास था ये भारत और फ्रांस ने किया था फ्रांस में जाकर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। हालांकि 2019 में जो गरुण एक्सरसाइज हुई थी उसमें भी राफेल को भारत ने शामिल किया था, लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ा सा सीन अलग है। इस बार का जो मतलब पूरी तरह से ये जो एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है, वो 2019 से काफ़ी अलग है। तो आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि डेजर्ट नाइट 21 जो होता है ये भारत और फ्रांस करते हैं, साथ ही साथ भारत और फ्रांस मिलकर गरुण नामक युद्धाभ्यास भी करते हैं। तो 2 युद्धाभ्यास हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पर होगा? तो ये जो डेजर्ट नाइट 21 है, डेजर्ट नाइट 21, तो ये जोधपुर में किया जा रहा है और ये 20 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, चलेगा 25 जनवरी तक। ठीक है, और इसके पहले 2019 में भारत और फ्रांस के युद्धाभ्यास गरुण में राफेल को परखा गया था जो कि फ्रांस में हुआ था। 2021 में यह पहला मौका है जब देश में किसी युद्धाभ्यास में राफेल को शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, फिलहाल इसको आंसर कर लें कि हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के कौन सेवें यानी कि किस क्रम के अध्यक्ष हैं। तो याद रखना होगा आपको कि ये 8वें क्रम में आएंगे, 8वां क्रम होगा इनका अध्यक्ष के रूप में। तो फ्रेंड्स अच्छा एक बात और भी कि ये जो सोमनाथ का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे लेंगे कि सोमनाथ का जो मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। लेकिन गुजरात में कहाँ पर? तो गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में स्थित है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, तो पिछले साल अक्टूबर में न्यास के जो निवर्तमान अध्यक्ष थे
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, उनका निधन हो गया। और केशुभाई पटेल जो थे ये लगातार 16 सालों तक न्यास के अध्यक्ष रहे थे, 2004 से लेकर 2020 तक। और अब सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले मोरारजी देसाई जो हैं इस पद को संभाल चुके हैं। मोरारजी देसाई के बाद मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस मंदिर के न्यास का अध्यक्ष जो है मनोनीत किया गया, तो उसको उन्होंने स्वीकार किया है। न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार मोदी न्यास के 8वें अध्यक्ष हैं। न्यास के अन्य सदस्यों में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, गुजरात के विद्वान जेडी परमार और व्यापारी हर्षवर्धन नेवतिया भी शामिल हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इसमें से कोई ना कोई एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, ऐसा लग रहा है। पौष पर्वन मेला, इसको जो है पौष पर्वन, एक्चुअली में जो मेला होता है ये 14 फरवरी के आसपास पड़ता है, यानी कि मकर संक्रांति के तरह। अब मकर संक्रांति, सॉरी फ्रेंड्स, 14 जनवरी, ठीक है, फरवरी नहीं, 14 जनवरी। तो मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो किसी न किसी रूप में पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो पौष पर्वन नामक मेला होता है ये सेलिब्रेट कहाँ पर किया जाता है, किस राज्य में? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, त्रिपुरा में इसका आयोजन चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेला है वहाँ का। हालांकि यहाँ पर वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं और मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो त्रिपुरा इसका सही आंसर है। और अब 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं आज के डेट में, तो उसको भी आपको याद रखना है। आरबीएल बैंक के प्रमुख के रूप में विश्ववीर आहूजा को नियुक्त किया गया है। और दूसरा है युगांडा के राष्ट्रपति के 6ठे कार्यकाल के लिए जो निर्वाचित हुए हैं उनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रथम खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 ये कहाँ पर शुरू हुआ है? खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 ये आयोजित कहाँ पर हो रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि लद्दाख में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं खेलो इंडिया से। तो दूसरा जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स था 2021, दूसरे जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2021, इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में होगा। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन फरवरी मार्च 2020 में कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, कलिंगा यूनिवर्सिटी के कैंपस में। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत खेल मंत्रालय द्वारा 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चारों आपको याद रखने हैं। एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में ये जो पॉइंट्स हैं इससे प्रश्न जो होते हैं वो बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक, अच्छा एक बात और भी आपको बता दें कि 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आपको दोबारा से इसका रिवीजन करवा देता हूँ कि 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। अब इसके बाद 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया है किसने? ऑप्शन बी, नितिन गडकरी ने, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सड़क सुरक्षा माह के लिए 4E काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। तो ये जो 4E हैं सड़क सुरक्षा माह के लिए, वो क्या होगा? रोड सेफ्टी मंथ के लिए ये 4E कौन से हैं? इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर सर्विस। तो ये 4E के आधार पर सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 2021 में किया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के अंत में और आंसर करेंगे क्विज नंबर 20 को। क्वेश्चन ये था कि VR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत या फिर पंजाब से? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। तो अब यहाँ पर बहुत सारे आंसर आए, लेकिन उनमें सबसे अच्छा और विस्तृत जो आंसर था वो सोनी सिंह का था और इन्होंने बहुत ही डिटेल में हर बात बताई है। आप लोग भी जो आंसर होते हैं उसको देखा करो और जो अच्छे आंसर हुआ करें उसको लाइक भी आप लोग कर दिया करो, ठीक है। तो दोस्तों अब ये भी आपको बता दें कि एक ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर BR अम्बेडकर की जिसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मात्र 70 रुपये में उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो अमेजन से मंगाकर आप
पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी ये किताब आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब आज का प्रश्न है और आपको इसको आंसर करना है डिटेल में। क्वेश्चन ये होगा कि ब्लू मून परिघटना कब होती है? ब्लू मून परिघटना कब होती है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होगा जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है। दूसरा ऑप्शन है जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हों। सी ऑप्शन जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। या फिर डी है नन ऑफ द एबव। तो इसको जो डिटेल में लिखिएगा आप लोग, मैं सही आंसर करूंगा वीडियो नंबर 22 में। तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और इसके बाद बेल आइकन पर ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।